जय हिंद। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेट को। आज हमारा सेट है 135 नंबर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और आज जो क्वेश्चन लिया गया है 15/9/2022 का लिया गया है, सेकेंड शिफ्ट में जो आया है। ठीक, तो इसका सोर्स क्या है? तो भाई रुक्मिणी प्रकाशन का जो किताब है, रुक्मिणी प्रकाशन का जो किताब होता है द प्लेटफॉर्म, उसी से यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं वॉल्यूम 2 से। तो सब लोग जुड़ेंगे, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। उसके बाद हम बीच में कभी नहीं कहेंगे कि वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए। एक बार बोल दिया सो बोल दिया। आपकी इच्छा है, आपके लिए मैं कर रहा हूँ। और आप अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे लिए बेहतर हो रहा है तो आप लोग लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों का भी फ़र्ज कुछ न कुछ ज़रूर बनता है। बाकी आप सभी के ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए इस पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। तो पहले इसमें कहा गया कि देखिए यहाँ पर 0.413 प्लस 0.00413 एक कोष्टक में है, बड़े कोष्टक में, फिर माइनस 74.27 माइनस 25.72, इसका मान ज्ञात करना है। तो गौर से देखिए दोस्तों, गौर से देखिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 5 अंक है। तो इसको 5 अंक बनाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, 2 जीरो और लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर प्लस है क्या? यहाँ पर प्लस नहीं है, तो इसको पहले आप सुधार कर लेंगे। बीच में यहाँ पर भाग का साइन है, ये भाग है, प्लस नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर जब शुरू में यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा दशमलव खत्म हो जाएगा, ये 413 हो गया। 413 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 100 बार में जाएगा। ठीक, 100 बार में जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, जुटेगा तो माइनस ही आएगा। सबको जोड़ेंगे यहाँ से तो क्या होगा, 7 2 9 और 7 2 9 दशमलव 549 और 7 2 9 यानी 99.99 हो गया। 100 में से घटाएंगे अगर तो 0.01 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.01 यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? है आसान सवाल है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग पेन और पेपर लेकर अवश्य बैठिए। पेन और पेपर, ये दो चीज़ आप लोग लेकर बैठिएगा। ठीक, पेन और पेपर लेकर बैठिए और हर एक सवाल को लगाइए, हर एक सवाल को लगाइए। और लास्ट में आप लोगों का स्कोर क्या रहा, कितना स्कोर आपने किया है, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल पर आते हैं। एक बात और आप लोगों को यहीं पर क्लियर कर देते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, कहते हैं सर PDF हमें दे दीजिए। PDF कहाँ से मिलेगा, कैसे हम डाउनलोड करेंगे PDF को? तो यहाँ से PDF के लिए आप लोग क्या करेंगे, PDF के लिए आप लोगों को करना क्या है, एक टेलीग्राम चैनल है रोजगार विथ प्रमोद। रोजगार विथ प्रमोद यही टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सारा PDF यहीं पर आपको मिलने वाला है, तो इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा PDF के लिए। बाकी दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूं। तो आप लोग अगर जुड़े रहेंगे तो हर इन्फॉर्मेशन की जानकारी आप लोग मिलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये प्रश्न नंबर दूसरा है। यदि 5, 15, 20 और y समानुपात में है तो y का मान बताइए। अगर कोई भी चीज़ समानुपात में होता है तो उसका कंडीशन होता है। देखिए क्या कंडीशन होता है भैया, अंदर वाले का गुना अंदर, बाहर वाले का गुना बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से 5y हो जाएगा, 5y बराबर 15 गुणे 20, 15 गुणे 20। y का मान निकालना है तो यहाँ पर 5 का गुना है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा 15 गुणे 20 बटे में 5। अगर यहाँ गुणा है तो यहाँ गुणा से जब इधर जाएगा तो भाग हो जाता है। तो 5 से भाग करेंगे, 5 तियाँ 15 और 20 तियाँ 60। y का मान हो जाएगा यहाँ से 60। y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान 60 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन में दिया गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई बात क्लियर है, समझ में आ गया? आइए इस सवाल पर, इस सवाल को बनाते हैं। आप सभी लोग सवाल को पढ़िए ध्यान से। पहले ये समझिए कि सवाल का अर्थ क्या है। ठीक है,
बाकी दोस्तों देखिए, मेरा तो यही प्रयास रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दिया जाए, जो इसका बेस्ट अप्रोच है सवाल को लगाने का, शॉर्टकट तरीका वो दिया जाए। मेरा यही टारगेट रहता है। अगर आप डेली जुड़े रहेंगे तो डेली नया नया चीज़ सीखेंगे। अगर जो बच्चे अभी जिनका पूरा मैथ का कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो उनके लिए भी यह बेहतर ही होगा, क्योंकि मैं हर एक सवाल बारीकी से समझाता हूँ। बाकी दोस्तों मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर वाइज, जिसमें आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, जो विदाउट एनी कास्ट होगा। कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चलेगा। तो आप लोग जुड़िएगा, अपना प्यार आशीर्वाद सहयोग दीजिए, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। दोस्तों आइए इस सवाल को हल करते हैं। बहुत से बच्चे लगा भी लिए होंगे। इसमें कहा गया है, इस सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। लगभग में मान पूछा गया है, लगभग में। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, एक बार आप लोगों को बताया था हमने इसके पहले वाले सेट में, अगर लगभग मान पूछा जाता है, सन्निकट मान पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी वैल्यू 0.5 से छोटी होती है तो उसको आप 0.5 की जगह, जैसे मान लीजिए उसको 0 मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0.3 है, तो जैसे 1.3 है तो 0.3 जो है 5 से छोटा है, तो आप इसको 0 मान लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1। लेकिन वही अगर 0.5 से बड़ा आ जाता है तो उसको उसके जस्ट पहले वाले पूर्णांक में 1 जोड़ देते हैं, उसको 0 मान लेते हैं। जैसे 1.7 है, तो अब ये 7 जो है या 5 से ज़्यादा है, तो आप इस वाले पूर्णांक में 1 जोड़ देंगे तो 1 2 हो जाएगा, और दशमलव इसको 0 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये होता है निकटतम मान, जिसको सन्निकट मान कहते हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ से सवाल पर आते हैं। ये 17.99 है, मतलब ये लगभग 18 है। क्या है? 18 है। और यहाँ से माइनस यहाँ पर 16.02 है, तो ये क्या है? 16 है। और प्लस यहाँ से क्या है? 19, लगभग ये 20 है। और ये क्या है? गुणे यहाँ पर 8 है, लगभग में क्या है? 8 है। इसी को हल करना है। तो 8 दूनी 16 यानी 160 यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ से घटाइएगा तो यहाँ से 2 बचेगा, तो 2 प्लस का 2 बचेगा, जुट जाएगा, तो 160 + 2 162 आएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को हो रही है? बताइए। सवाल को समझने में अगर दिक्कत है तो आप लोग तुरंत बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हर एक सवाल आपको अच्छे से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, तो आपको अच्छे से ही समझ में आना चाहिए। चलिए इस सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन में कर सकती हैं। 3 पुरुष 9 दिन कार्य करने के बाद छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? गौर से देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क का यह प्रश्न है। कह रहा है कि 3 यहाँ पर पुरुष हैं, 3 मैन या फिर 4 वोमेन, 4 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये 15 दिन में कर सकते हैं, और ये भी क्या कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ से कोई दिक्कत की बात है नहीं, 15 दिन में कर सकते हैं। इन दोनों बराबर हैं, दोनों कार्य क्या है? ये कार्य और ये कार्य दोनों बराबर। आप यहाँ से मैन वोमेन का क्षमता का अनुपात निकालेंगे, तो क्षमता का जब अनुपात निकालेंगे तो 15 से 15 कट ही जाएगा। तो मैन और वोमेन का क्या हो जाएगा? यहाँ से अनुपात, मैन और वोमेन का अनुपात कितना हो जाएगा? मैन का इधर वाला 4 हो जाएगा, वोमेन का इधर वाला 3 हो जाएगा, तो 4 संबंधित 3। तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। आप यहाँ से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, कहीं से निकालिए, दोनों एक ही आएगा। अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो देखिएगा टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क तो 15 × 3, मैन का क्षमता क्या है? 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे यहाँ पर। 15 चौको 60, 60 तियाँ 180, तो टोटल काम कितना है? तो 180 टोटल कार्य है।
180 टोटल कार्य है। अब इसमें कहा गया 3 पुरुष 9 दिन कार्य करने के बाद छोड़कर चले जाते हैं। अब बताइए 3 पुरुष हैं 9 दिन कार्य करते हैं, एक पुरुष की क्षमता कितनी है, यानी एक मैन की क्षमता क्या है 4 की क्षमता से काम किए हैं, तो 4 तिया 12 9 108 कार्य तो हो गया है, यानी 108 कार्य हो गया। तो बचा कितना कार्य, घटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ पर कितना बचेगा 72 कार्य। अभी 72 कार्य बचा हुआ है। अब कह रहा है शेष कार्य, यही जो 72 कार्य ये शेष कार्य है, इसको 12 दिन में पूरा करना है। भाई 72 कार्य है, इसको 12 दिन में पूरा करना है, तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। एक महिला की क्षमता क्या है 3 है, तो 3 से यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36 दूना 72। अगर 2 महिलाएं रहेंगी तो ये 72 कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देंगी। बात क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अरे बोलिए भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं, नहीं समझ में आ गया, आगे चलें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इस सवाल पर, और अगला सवाल यहाँ से लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। सवाल को पढ़िए पहले ध्यान से, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। सवाल में क्या कहा गया, आंकड़ों के किसी समुच्चय के माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच प्रयोग सिद्ध संबंध को किस सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। अब एक बात बता दीजिए हमें, आप हमें यहाँ बताइए दोस्तों कि जो बहुलक का फार्मूला क्या होता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर क्या संबंध दिया गया है, माध्य माइनस बहुलक दिया गया है, माध्य माइनस बहुलक बराबर दिया गया है। तो माध्य माइनस बहुलक के फॉर्म में दिया गया है। ठीक, आपको इस फॉर्म में चेंज कर देना है इसको। ठीक है, इस फॉर्म में चेंज कर देना है। तो आप क्या करिएगा भाई, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए, आप लोग दिमाग लगाकर बता दीजिए हमें कि क्या कर सकते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस पहले वाले ऑप्शन को ले लेते हैं, पहले ऑप्शन को ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ से आप यहाँ पर इतना चीज़ तो रहबे करेगा, इधर गुना करेंगे तो यहाँ से 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका हो जाएगा। आप बहुलक को इधर लेकर आइए दाएं साइड इधर, बाकी इसको उधर लेकर जाइए। ठीक है, तो अगर दाहिने साइड में लाएंगे तो ये बहुलक बराबर 3 माध्य में से 1 माध्य गया तो 2 माध्य बचेगा माइनस का, और 3 माध्यिका जब उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस का 3 माध्यिका हो जाएगा, 3 माध्यिका। और जब इसको उधर लेकर जाएंगे तो 3 माध्य में से 1 माध्य घटाएंगे तो क्या बचेगा, बोलिए माइनस का 2 माध्य बचेगा नहीं बचेगा। और आप सभी लोग जानते हैं, अभी हमने आपको बताया कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य ये फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर हमने बताया बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो ये फार्मूला किस विकल्प से बन पा रहा है, किस विकल्प से बनने में संभव है। तो आप कहेंगे सर ये तो पहला विकल्प से ही बन सकता है, बाकी किसी से नहीं बन सकता, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेन फार्मूला आपको याद रखना है। अगर ये चीज़ अगर ये याद है तो आप आसानी से सवाल को बता पाएंगे, बना पाएंगे। समझ में आगे नहीं आ गया बताइए, आगे चलें हम लोग। आइए दोस्तों इस सवाल पर आते हैं। हर एक सवाल को अच्छे से समझिए, जहां नहीं समझ में आता है तुरंत पूछिए। ए, बी और सी किसी कार्य को 48, 12 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं।
एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे कार्य को पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, ये प्रश्न है दोस्तों। कितना दिन में पूरा कर लेंगे भाई, यहाँ पर देखिएगा, गौर से समझिए। ए है, बी है और सी है। ए एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है, बी 12 दिन में, सी 24 दिन में। ठीक है, आप टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम, तो तीनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 48। टोटल कार्य कितना है, 48। ठीक है, तो 48 कार्य 12 दिन में, 12 दिन में 48 कार्य, एक दिन में क्या कार्य, एक कार्य। क्षमता निकाल रहे हैं, बी का 12 चौक 48, 24 दूनी 48। ठीक, अब इसने कहा कि अगर मिलके कार्य करते हैं तो कितना दिन में पूरा कर पाएंगे, तो जब मिल के कार्य करेंगे तो क्षमता जुट जाएगा। तो भैया यहाँ पर 48 कार्य हैं और तीनों लोग मिल के काम करेंगे तो 1 + 4 + 2 यानी 7 की क्षमता से कार्य होगा, तो 48/7 दिन का समय लगेगा। 48/7 दिन यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में आगे नहीं आगे बताइए एक बार। चलिए दोस्तों इस सवाल पर चलते हैं। प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा, औसत क्या होता है, औसत होती है दोस्तों बीच की संख्या। क्या होती है, बीच की संख्या। 35 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसका मतलब 17 इधर होगा और 17 इधर होगा। ठीक, अब हमें 17 इधर हो गया, 17 इधर हो गया, 17 17 34 हो गया। 17 के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे सर 17 के बाद तो 18 आता है, तो इसका मतलब 18 बीच में आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यही इसका औसत हो जाएगा, कितना, 18। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर लगाइए भाई। सभी लोग सवाल को लगाएंगे और अपना अपना आंसर बताएंगे कमेंट में। जल्दी से बताइए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है। देखेंगे यहां से, कमल और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। कीर्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, इस सवाल को लगाने का जो मैं सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूं, वो उस तरीका का नाम है लड़ाई कंसेप्ट। क्या है, लड़ाई कंसेप्ट। इसमें 2 बच्चे हैं, 2 बालक हैं, एक बालिका, नहीं सॉरी, एक बाल, दो मतलब यहाँ पर 2 बंदे हैं, एक कमल है और एक कौन है, तो एक यहाँ पर भैया कीर्ति है। कीर्ति के लिए KR लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनकी वर्तमान जो आयु का अनुपात है वह 3:5 के अनुपात में है। यहाँ पर 9 वर्ष की बात किया गया है, तो यहाँ पर 9 साल कमल का बढ़ेगा और 9 साल कीर्ति का उम्र बढ़ेगा, तो अनुपात बढ़कर क्या हो जा रहा है, 3:4 बढ़कर 3:4 हो जा रहा है दोस्तों। ठीक, उम्र बढ़कर 3:4 हो जा रहा है। तो करना क्या है, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तिर्यक गुना करते इसका इधर इसका इधर, तो 3 चौको 12, 5 तियाँ 15, दोनों का डिफरेंट, तो 12 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा अंतर इसका, 3 अनुपात बराबर। अब क्या करना है भैया, अब यहाँ पर क्या करना, अगर ये जो वर्ष है ये दोनों बराबर है ना, तो आप इन दोनों का डिफरेंट ले लीजिए। डिफरेंट एक का गुना 9 में कर देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 1 अनुपात का मान कितना होगा यहाँ से बताइए। 1 अनुपात का मान भैया 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, तो 1 अनुपात का मान यहाँ से 3 आ जाएगा। अगर 1 अनुपात का मान 3 है तो कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 5, तो 5 तियाँ 15, तो कीर्ति की जो वर्तमान आयु है वह कितना वर्ष हो जाएगा, 15 वर्ष। कीर्ति की वर्तमान आयु कितना होगा, 15 वर्ष। चलिए आगे जल्दी से बनाइए।
सवाल को पढ़ लिए आप लोग और लगा भी लिए होंगे। इसमें कहा गया है कि 50 लड़कों वाली कक्षा की औसत आयु 12.9 वर्ष है। जब एक नया लड़का कक्षा में शामिल होता है तो औसत आयु बढ़कर 13 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। नया लड़का जो प्रवेश किया है उस कक्षा में, उसकी आयु पूछा जा रहा है। तो आयु क्या है दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइए हमें। आयु क्या है, ध्यान से देखिएगा भैया। 50 लड़के हैं, हर एक लड़के का जो आयु है वह 12.9 है, नहीं औसत क्या है 12.9 है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, सम क्या होगा 50 गुणे 12.9, ठीक। तो गुना करिए भाई, ये तो 0 आएगा करेगा। 5 9 45 के 5 हासिल का 4, 5 12 25 60 4 64, 12 पंजे 60 4 64। ये दशमलव एक स्थान पर लगाएंगे तो दशमलव कूद कर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 5 और 0 के बीच में। तो ये 0 जो है ना, ये 0 बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, 0 से कोई लेना देना नहीं है, यानी 645 आ गया। अब कहा गया कि एक नया लड़का कक्षा में शामिल होता है भैया। अब नया लड़का जब आता है तो अब 50 लड़के पहले थे, अब एक और आ गया तो 51 हो गया, तो औसत बढ़कर 13 हो जाता है। तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, 13 1 कम 13 के 3 हासिल का 1, 13 5 65 65 1 66, ये हो गया। तो इसमें से दोनों घटा देंगे तो यहाँ नए लड़के की आयु पता चल जाएगी। 13 में से 5 गया तो 8, 5 में से 4 गया तो 1, यानी नया जो लड़का आया है उसकी आयु कितना बढ़ गया है 18 वर्ष। तो 18 साल का नया लड़का है। नए लड़के की आयु कितना है 18 वर्ष। चलिए भाई लगाइए इसको। दो सौ में 5% की वृद्धि और 15% की कमी करने पर प्राप्त संख्याएं क्रमशः होंगी। अगर 200 यहाँ पर है, अगर 5% की वृद्धि कर देते हैं तो 105%, यानी 105/100 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ से 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 105 दूना 210 हो जाएगा, ठीक। तो 210 आएगा, ये 215 180 नहीं होगा, ये 210 वाले ऑप्शन सही हैं। अगर इसी 200 में 15% की कमी करते हैं तो ये 85% हो जाएगा, 85/100, ठीक है, 85/100। तो ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 85 दूना 170 हो जाएगा, 170। तो एक संख्या 210 और एक संख्या 170 आएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें भाई, चलिए अगला प्रश्न, इसको लगाइए। करिए इस सवाल को जो आप लोग। इस समीकरण दिया गया है, समीकरण यहाँ पर दिया गया है, ये समीकरण है दोस्तों। तो पूछा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इस चारों विकल्पों में से एक सही है, लेकिन कैसे पता करना है ये सबसे बड़ा टास्क है आपके सामने। तो आप यहाँ पर देखिए, a + b का होल स्क्वायर का नियम लगाएंगे तो यहाँ से x² + 1 का स्क्वायर ये क्या होगा, +2ab यानी 2x यहाँ से हो जाएगा, ठीक, माइनस 2x माइनस का 2 बराबर 0। तो x² ये प्लस माइनस से कट जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 बराबर 0। तो x का मान कितना होगा, √1। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस दोनों में आता है।
तो प्लस माइनस 1 इसका वर्गमूल होगा। अगर प्लस माइनस वर्गमूल आ रहा है, 1 आ रहा है, तो भैया एक वास्तविक मूल है, नहीं दोनों ही तो वास्तविक हैं। एक मूल प्लस में 1 आएगा, एक मूल इसका माइनस में आएगा, तो दोनों ये भी वास्तविक है, भी वास्तविक, माइनस में भी माइनस वाला वैल्यू भी वास्तविक होता है। तो एक वास्तविक नहीं होगा, दोनों ही वास्तविक मूल होंगे, तो दोनों क्या होंगे, वास्तविक मूल, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब देखिए ये जो प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न रेलवे में बहुत बार पूछे गए हैं, खासकर ग्रुप डी में। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बनाना है, इससे भागना नहीं है दोस्तों। जहाँ कहीं दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी देखिए जब मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा तो आपको हर एक चैप्टर इससे भी सवाल आपके सामने आएंगे और उसको भी अच्छे से समझाएंगे, तरीका बताएंगे क्या इसका सबसे आसान और बेस्ट तरीका हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों ने समझ गया होगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने लिया गया है, तो आप लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा जल्दी से। अब देखिए इतना सिंपल सा प्रश्न है भैया। अब ये प्रश्न अगर बताने को आ जाए तो धिक्कार है ऐसी पढ़ाई पर। ये बताइए 11 की विभाज्यता का नियम नहीं आपको जानते हैं? बताइए अभी तक आप लोगों ने क्या तैयारी किया? 11 से विभाज्यता का नियम नहीं पता है? जल्द देखते हैं कितने लोग आप आंसर बता पाते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो 11 से विभाज्य है? इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 13 नंबर प्रश्न, पढ़िए सवाल को पहले। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान। प्रश्न में कहा गया है यदि ब्याज 3000 रुपये है, वार्षिक साधारण ब्याज दर 6% है और समयावधि 4 वर्ष है, तो मूलधन बताइए क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, मूलधन क्या होता है? मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है। मूलधन क्या होता है? 100% होता है मूलधन। ठीक, मूलधन 100% होता है। RT% क्या होता है? तो RT% क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। R और T मतलब दर और समय का जब गुणा कर देते हैं तो साधारण ब्याज निकलता है। ये बताइए 6% दर है, 4 वर्ष समय है, तो 6 चौको 24, ये 24% आ गया, तो 24% ये क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। तो इसी का मान तो दिया गया है यहाँ पर 3000। 3000 किसका मान है? 24% का। ठीक, आपसे पूछा गया है मूलधन। मूलधन क्या होता है? 100%। तो 100% का मान आपसे पूछा गया भैया, तो आप यहाँ से 100% का मान निकाल देंगे। 100% का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3000 बटे 24 गुणे 100 गुणे 100। काटिए यहाँ से, काट पीट करेंगे अगर आप, तो काट पीट करेंगे तो 3 8 24, 3 से काटेंगे 1000, 1 हो जाएगा। अगर 8 से काटते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 है, 8 एकम 8 बचेगा, हो जाएगा यहाँ से 2 20, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। ठीक, 125 8 1000 होता है। अब 125 का गुना 100 में करेंगे तो 125 100 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है सही? ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस सवाल को बनाइए भाई। देखिए क्या बोला गया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? यहाँ से देखिएगा, यहाँ से +1 हुआ है, यहाँ से प्लस का 8 हुआ है, यहाँ से प्लस का कितना हुआ है? तो यहाँ से 27 हुआ है। ठीक, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अगला जो होगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 64, तो 40 में 64 जोड़ेंगे तो 104 आ जाएगा ना। 104 आएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या आएगा? 104 आएगा। बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। बताइए कोई दिक्कत है? अरे बोलिए भैया, कोनो दिक्कत परेशानी तो नहीं न है। आइए इस सवाल को लगाते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर। ये भी लगभग में ही मान बोला गया है निकालने के लिए। तो लगभग में मान हमने आपको बताया भी है, लगभग में मान कैसे निकालते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए भैया इसका सही जवाब क्या है। लगभग में मान इसका कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अरे बोलो भैया जल्दी जल्दी, क्या आएगा भैया इसका सही आंसर। लगभग में मान निकालना है। अभी हमने आपको एक सवाल तो बताइए किया है कि लगभग में कैसे निकालते हैं। तरीका आप अगर समझे हैं तो इसको लगा लेंगे, या नहीं समझे भैया, नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देखिए, लेकिन लगाना आपको है। और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिए। जितना भी आपका सोशल मीडिया ग्रुप है, जो भी सोशल मीडिया आप चलाते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, उन सभी जगहों पर शेयर करिए भाई। इसका आंसर आप लोग बता देंगे क्या होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी सवाल लिखिए, ये वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो ये सवाल रीजनिंग का है। ये सवाल किसका है? रीजनिंग का। अब रीजनिंग का सवाल है, खैर कोई बात नहीं, आ गया यहीं पर तो हम यहाँ पर बता देते हैं। अरे बोलिए सर, बता दें कि ना बताएं? ये सवाल तो वास्तविक रूप से रीजनिंग का है, लेकिन मैथ वाले किताब में मिल गया है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए इसी को भी यहाँ पर लसार देते हैं। यहीं से समेट देंगे हर चीज़। क्या दिक्कत है? दोनों दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो हर चीज़ है ना। आइए पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही हाथ लगाना है इसमें। 7 व्यक्ति JKLMNOP एक ही इमारत के 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी वाली मंजिल का क्रमांक 7 है। अब देखिए 7 मंजिल हैं भैया, 7 मंजिल हो गया। 7 मंजिल के बारे में बता दिया कैसे कैसे सीक्वेंस में है, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे हैं। तो सबसे नीचे जो है मंजिल नंबर 1 है। अच्छा थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा सवाल को छोटा कर दें। चलिए अब यहाँ पर आइए, सबसे निचली जो मंजिल है उस मंजिल का क्रमांक क्या है? 1 है। उसके ऊपर क्या है? तो उसके ऊपर 2 है, उसके ऊपर 3 है, उसके ऊपर 4 है, उसके ऊपर ऐसे 5 है, फिर यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर क्या है? 7 है। ये 7 मंजिल हो गया। अब आइए सवाल पर, कहा है कि जे एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। जे सम वाले पर नहीं रह सकता, यानी इसमें और इसमें जे नहीं रह सकता है। ठीक है, जे यहाँ भी नहीं रहेगा, जे यहाँ भी नहीं रह सकता, जे यहाँ भी नहीं रह सकता। यहाँ पर जे नहीं रह सकता, जो नहीं रह सकता उसको पीछे लिख देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पर बोला गया है वो मंजिल नंबर 5 पर नहीं रहता। अच्छा मंजिल नंबर 5 पर नहीं रहता, विषम पर रहता है, लेकिन मंजिल वाले 5 पर नहीं रहता है। ठीक है, इस पर भी यहाँ पर भी 5 पर नहीं रह सकता है। इसका मतलब या तो 7 पर होगा, या फिर 3 पर होगा, या फिर 1 पर होगा, लेकिन 5 पर नहीं होगा। लेकिन अभी हमें कन्फर्म नहीं पता कि कहाँ पर है ये, तो हम दूसरे पे चलते हैं। आगे के और यल के बीच में 3 लोग रहते हैं। के और यल के बीच में 3 लोग रहते हैं और यल सबसे निचली मंजिल पर रहता है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको मिला कि जो यल है दोस्तों, यल जो है वह सबसे निचली मंजिल पर रहता है। अब यहाँ के और यल के बीच में 3 लोग, तो 1 2 3, यानी के यहाँ पर रहता होगा। ठीक, इनके बीच में 3 लोग हो गए। अब आइए आगे, और सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है। अच्छा अभी कहाँ ऊपरी मंजिल पर रहता है, अभी हमने कोई छोड़ दिया यहाँ पर। चलिए यल सबसे निचली मंजिल पर रहता है, हो गया। के और यल के बीच में 3 लोग रहते हैं और यल सबसे क्या बोला रे भाई, यल सबसे निचली मंजिल पर, ठीक है, सबसे निचली मंजिल पर रहता है। ठीक है, अब एक बात और यहाँ से बोला गया कि जो ओ है के और एन के ठीक बीच में रहता है। ओ जो है के और एन के बीच में रहता है। एन
सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है। अब यहाँ से ये भी कन्फर्म हो गया कि यन जो है यहाँ पर रहता है सबसे ऊपरी। के और यन के बीच में कौन है, तो यहाँ पर ओ है। ठीक, अब आइए दोस्तों, यहाँ तक तो आपने बैठा लिया। पी जे के ठीक ऊपरी वाली मंजिल पर रहता है। अच्छा, जे विषम वाले पर रहता है, तो जे एक ही विषम स्थान यहाँ पर बचता है, तो इसका मतलब जे यहाँ पर हो गया, जे यहाँ पर हो गया। अब कहा कि जे जो है, पी जो है जे के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो पी कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बचा है दूसरा मंजिल। दूसरा मंजिल पर कौन आ सकता है, तो देखिए कौन कौन हो गया। के हो गया, के यल यम एन ओ पी, यानी यहाँ पर कौन नहीं है भैया, तो यम नहीं है, यम नहीं न है, तो यम यहाँ पर दूसरी मंजिल पर हो जाएगा। यम कहाँ हो जाएगा, दूसरी मंजिल पर। इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है। ठीक है, तो पूछा गया है प्रश्न कि दूसरी मंजिल पर रहता है कौन, तो दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, यम रहता है। दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, दूसरी मंजिल पर यम रहता है। तो यहाँ पर चलिए छोड़िए, दूसरा मंजिल पर यम रहता है, तो यम यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये मंजिल वाले प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे। सवाल को 2-3 बार समझिए, लगाइए। ठीक, आइए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार द्वारा 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट दिए जाने के बाद 800 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि समान क्रय मूल्य वाली वस्तु को 60% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। निकटतम रुपए तक बताना है, पूर्णांक बताना है, निकटतम दशमलव वाला मान नहीं लेना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि 3 थी छूट है, 20%, 10%, 5%, तो या इसका एकल छूट क्या हो जाएगा, तो सक्सेसिव लगा देंगे। तो सक्सेसिव पहले 2 में लगाएंगे, जो आएगा फिर उसमें 5 से लगा देंगे। तो 20 और 10 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 20 + 10 - 20 × 10। सक्सेसिव ऐसे ही निकालते हैं। नेट डिस्काउंट ऐसे निकाला जाता है, बटे 100 कर देते हैं। 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 20, 10, 30 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 28। तो नेट जो इसका 2 को लेकर चले हैं तो इसका 28% छूट आया है। 28 ये हो गया। अब ये 5 को लेकर हल कर देते हैं। यहाँ पर 5 - 28 × 5 बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से आइए देखते हैं। 28 5 क्या हो जाएगा, 33 माइनस 5 अट्ठे 40 हासिल का 4, 5 दूनी 10, 4 14। ठीक, दशमलव यहाँ पर लगाएंगे तो 1.4 यहाँ से हो जाएगा। आप सीधे 2 घटा दीजिए, यहाँ पर 1.4 आ जाएगा। आप यहाँ से सीधे 2 घटा दीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 31.6। इसका जो नेट डिस्काउंट आएगा वह कितना हो जाएगा, 31.6। अभी बताइए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 31.6 का छूट दिया गया तो बिका कितने में, बिका कितने में, 100 में से घटा दीजिए आप 32। 100 में से क्या घटा दीजिए, 32। तो 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 68। लेकिन हमने 4 ज़्यादा घटा दिया है तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो 68.4 आ जाएगा नेट इसका छूट। इसका विक्रय मूल्य कितना % होगा, 68.4%। बोलिए, कोई दिक्कत। एक बार आप लोग देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं न है, उसके बाद आगे समझाते हैं आप लोगों को। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी है मोहब्बत। चलिए दोस्तों, चलिए यहाँ तक आपने समझ गया और अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बोलिए, आगे चलें।
आगे समझाएं भाई, अरे बोलिए भैया, आगे समझाएं ना। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। बीका कितने में, तो आप कहेंगे सर 68.4% पर बेचा गया है। तो इससे कोई मतलब नहीं, इसको मैं करता हूँ इरेज, पूरा का पूरा इसको इरेज करता हूँ। आप लोगों ने समझ गया होगा। इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको आगे समझाते हैं। ठीक, इतना में बिका। लेकिन दोस्तों कहा गया कि वो बिका कितने में भैया, अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य क्या था 800, अंकित मूल्य क्या था 800। ठीक है, अंकित मूल्य क्या था, तो आप कहेंगे सर 800 था। तो इस 800 के अंकित मूल्य वाला सामान 68.4% पर बेचा गया है। तो कितना में बिका है, तो इतना परसेंट पर बिका है, इतना रुपये में बिका है। तो यहाँ से 0 से 0 ख़त्म ही कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 चौको 32 के 2 हासिल का 3, 8 अट्ठाईस 64, 64 और 3 67 हो जाएगा, 67 के 7 हासिल के 6, 8 छक 48, 48 और 6 क्या हो जाएगा 54, 48 और 6 क्या हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। और 0.1 स्थान पर यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, यानी इसका जो विक्रय मूल्य आएगा दोस्तों वह आ जाएगा 547.2। अब इतना में बिका है, लेकिन इसने कहा कि जो बिका है ना वो 50% के लाभ पर बेचा है। इसका मतलब ये 50% यानी 150% का मान दिया गया है। 150% का मान दिया गया है, कितना 547.2। हमें कह रहा है कि अगर 60% लाभ पर बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको 160% का मान निकालना है। तो आप 160% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 54.7.2 बटे 150 गुणे 160। ठीक, ये 0 से 0 कैंसिल। अगर आप इसको गुना करते हैं तो क्या होगा, बोलिए। अगर आप इसको काट देते हैं 15 से, अगर आप 15 से काटते हैं दोस्तों, 15 से ना काट के आप पहले इसको 3 से काट दीजिए। दशमलव हटाएंगे, नीचे यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप 3 से काटते हैं, 3 5 15, 5 बार में जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, बचेगा 2 हो जाएगा 24, 3 8 24, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 चौको 12। ठीक, ये हो गया, ये हो गया ना भाई। अब देखिए, अब इसको आप गुना करना है, 16 का गुना करना है 5 से, भाग भी अभी देना है। 16 से गुना भी करना है और 5 से भाग भी देना है 50 से। ठीक, 16 से गुना करते 16 चौको 64 के 4 हासिल का 6, 16 दूना 32, 6 38 हासिल का 3, 16 बाटे 128, 28 और 3 31 यानी 131 के 1 हासिल का 13, 16 कम 16 और 13 क्या हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। 29 भागे 50। अगर आप 5 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25। शुरुआत 5 से होगा, तो देखिए 5 से शुरुआत होगा तो 6 से शुरू होने वाले दोनों ऑप्शन ख़त्म। 5 पच्चे 25, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 5 के बाद 8 आएगा, तो 5 के बाद 0 नहीं आएगा, 8 आएगा। अब यहीं से पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक, एक बार आप लोग ये बता दीजिए कि इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं ना आया है आपको, बताइए भाई। आगे चलते हैं, आइए इस सवाल को हल करते हैं। 18 नंबर समीकरण दिया गया है 2x² माइनस का 3x माइनस का 20 बराबर कितना, तो 0। इसका मूल बताना है सर। अभी बताइए, जितने घात उतने मूल होते हैं, द्विघात है तो 20 के 2 मूल होंगे। अब दोनों मूल कौन कौन हैं यही तो आपको निकालना है। तो निकालने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए।
20 का गुना यहाँ पर जो गुणांक होता है उसमें कर देते हैं, तो 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 दूना 40। इस 40 को ऐसे दो खंडों में तोड़ना है कि अगर गुणा करें तो ये माइनस का 40 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, तो माइनस का 40 आएगा। गुना करने तो माइनस का 40 आ जाए, और जो अगर घटाते हैं तो माइनस का 3 भी बच जाता है। ऐसे दो खंड में तोड़ना है आपको। तो आप कहेंगे सर 5 अट्ठे 40 होता है, 5 अट्ठे क्या होता है 40, 5 अट्ठे 40, यानी कह सकते हैं 8 पंजे 40 कह सकते हैं। हमें माइनस का 3 लाना है ना, तो यहाँ पर -8 में से जब +5 घटाएंगे तब जाके -3 बचेगा। अब गुणा करेंगे तो माइनस का 40 भी हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब करते क्या हैं, अब इसका चिन्ह बदल देते हैं। तो ये जो चिन्ह है ना, इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। अगला कंडीशन क्या होता है, अगला पॉइंट क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसी से भाग करते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो 2 से यहाँ पर भाग कर देंगे, 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 2 चौको 8, यहाँ से 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 5/2 हो जाएगा। 4 कामा -5/2 ये इसके दो मूल होंगे, 4 कामा -5/2 यानी ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। उस बंद घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कोई घन अगर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फार्मूला 6a² होता है, 6a²। ए क्या है तो भुजा है, तो 6 इंटू भुजा कितनी है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6, 8 अठाएँ 64, 6 का गुना 4 में 6 चौको 24, इकाई का अंक 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों इस सवाल पर आते हैं। यह इसमें दिया गया कि यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है और एक न्यून कोण है, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। न्यून कोण क्या होता है 90 से छोटा, 0 से बड़ा न्यून कोण होता है। तो यहाँ पर दिया गया कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 है, तो आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4। तो साइन थीटा का मान निकालना है, स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। साइन थीटा का मान कितना 1/2, तो थीटा का मान साइन कितने का डिग्री का मान होता है 1/2, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री का, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो इसका मान निकालेंगे कास स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री, तो कास 30 का मान करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3/4 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। थीटा का मान 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, करड़ी में 3 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 होगा। अरे कहीं गड़बड़ हो गया क्या भाई, एक बार देख लेंगे दोस्तों, कहीं दिक्कत तो नहीं है सवाल में, एक बार आप लोग देख लेंगे एक बार। कास स्क्वायर थीटा है, करड़ी में 3/2 सही है, और टेन स्क्वायर थीटा टेन 30 का मान, माफ़ कीजिए दोस्तों, टेन 30 का मान 1/करड़ी में 3 होता है, तो यहाँ से 1/3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से ये गलती हो गया था। 3 का गुना 3 में 3 3 का 9, 4 का गुना 1 में तो 4, 4 1 4, 9 4 13, तो ये हो जाएगा 13/4 का गुना 3 में कर देंगे 4 3 12, तो 13/12 इसका सही जवाब होगा, 13/12 दोस्तों, 13/12 बोले तो बी ऑप्शन। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया था यहाँ पर, ठीक है। टेन 30 डिग्री का मान 1/करड़ी में 3 होता है, ना कि करड़ी में 3। करड़ी में 3 किसका मान होता है, तो टेन 60 का मान होता है, ठीक, समझ में आ गया। आइए अगले प्रश्न पर बनाइए भाई।
सवाल को पढ़िए पहले। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, 6, y सह अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा युग्म है, यानी 6 और y जो है एक सह अभाज्य संख्या का युग्म है जिसमें एक प्राकृतिक संख्या है। अरे भैया कौन एक प्राकृतिक संख्या? y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। ठीक, तो 20 से अधिक नहीं है तो कह रहा है कि y के कितने मान संभव हो सकते हैं। भाई y है दोस्तों, y है, y के कितना मान संभव होगा वही तो पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से 6 और y क्या है? सह अभाज्य। पहले आपको ये जानना है कि सह अभाज्य किसे कहते हैं। सह अभाज्य किसे कहते हैं? दो ऐसी संख्याएं जिनका मौसा सदैव एक होता है वो सह अभाज्य कहलाती हैं। तो अगर आप y का मान 1 ले लेते हैं तो ये बताइए दोनों सह अभाज्य होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। 6 2 ले लेंगे, 2 y का मान 2 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि 6 और 2 का मौसा 2 आ जाएगा। 2 नहीं। 3 होगा? नहीं। और 4 होगा? नहीं। 5 होगा सर, 5। उसके बाद 6, 5 के बाद 6 नहीं ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 7। दोनों का मौसा 1 होगा। उसके बाद 6 का मान 8 नहीं ले सकते हैं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 ले सकते हैं। इसके बाद 6 का मान 12 नहीं ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 13। इसके बाद 6 का मान 13, 14, 15 नहीं ले सकते हैं, 16 नहीं ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 17। उसके बाद 6 का मान 18 नहीं तो 19 ले सकते हैं। 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, 20 तो ले नहीं सकते हैं। यानी y के मान इतने यहाँ पर संभव हैं। ये y के मान संभव हैं। तो कितने हो गए भैया? 1 2 3 4 5 6 7। y के कुल कितने मान संभव हो सकते हैं? तो 7 मान संभव हो सकते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बनाइए इसको। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ का था जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार। आइए दोस्तों इस सवाल पर आते हैं। एक तिर्यक रेखा P जो दो समांतर रेखाएं L और M को प्रतिच्छेद करती है। दो समांतर रेखाएं हैं भैया, और एक समांतर रेखा यह L है और एक समांतर रेखा यहाँ पर ये M है। इसका नाम थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, यहाँ पर एक L है और ये क्या है? तो ये क्या है? ये रेखा M है। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। एक तिर्यक रेखा ऐसे इनको प्रतिच्छेद कर देती है। कर दी भैया, कर दी। इस प्रकार प्राप्त अंतःकोणों के द्विभाजकों द्वारा, अंतःकोणों के द्विभाजक, इसके ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, इसके द्विभाजक ऐसे होंगे, चतुर्भुज बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ये बोला गया है कि जो अंतःकोण के द्विभाजक द्वारा जो चतुर्भुज बनेगा वो आम तौर पर क्या होगा? वह वर्ग होगा, समचतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज, लेकिन आयत नहीं होगा कि आयत होगा। अब आप इसको देख कर बताइए क्या है यह? क्या यह आयत नहीं दिख रहा है? बोलिए, क्या यह आयत नहीं दिख रहा है? तो ये तो आयत है ना भैया। तो आयत है तो ये आयत, इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा। ये सदैव क्या बनेगा? आमतौर पर आयत का ही निर्माण करने वाला है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। इसका जवाब दीजिए दोस्तों। इसको आप लिख सकते हैं y पर घात b प्लस c माइनस का
2a, ठीक, प्लस ये हो जाएगा क्या चीज़, c प्लस का a और ये माइनस का 2b प्लस ये हो जाएगा a प्लस का b और ये माइनस का 2c। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a आइए, a कितनी बार है यहाँ से गौर से देखिएगा, यहाँ पर 2a माइनस है, यहाँ पर एक a प्लस एक a मिलके 2a प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से -2 एक कैंसिल हो जाएगा। b पर आते हैं, एक b प्लस और यहाँ पर एक b प्लस, ये 2b प्लस हो गया और 2b माइनस यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। ये 2c माइनस है तो एक c और यहाँ एक c, 2c प्लस 2c माइनस कैंसिल, तो y पर घात कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। किसी भी संख्या है, अक्षर है, चाहे चर में है या अचर में है, तो उसका अगर 0 घात है उसका मान 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, यानी डी ऑप्शन। क्लियर? आइए इस सवाल को बनाइए। सवाल नंबर 24 है। देखिए प्रश्न है यहाँ से, ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पर भैया कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई क्रमशः 10 और 6 सेंटीमीटर हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आधार क्या है भैया? आधार इसका क्या है तो 10 है, ऊंचाई क्या है तो 6 है, 10 छक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। आइए इस सवाल को बनाते हैं। अगला प्रश्न सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25, सवाल को पहले पढ़िए। निम्नांकित तालिका 2016 से 2020 के दौरान NOM लिमिटेड के 3 सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों ABC की बिक्री को दर्शाती हैं। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। अब तालिका को इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न है वर्ष 2016 से 20 के दौरान बेचे गए उत्पाद C की अनुमानित औसत संख्या क्या है? C का पूछा गया है, C का, इसका पूछा गया है औसत। सबको जोड़िए, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे भैया, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे सॉरी 6 5 11 के 1 हासिल का 1, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, चलिए 6 5 11 के 1 हासिल का 1। अब आइए यहाँ पर 7 1 8 8 1 9 9 18 1 19 के 9 हासिल का फिर वापस से 1 होगा। इसको जोड़िए 3 4 7 3 10 4 14 2 16 और हासिल 1 लेके 17 बटे कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 वर्ष है तो 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 5 3 15। शुरुआत 3 से होगा, ये 5 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक सही है। 5 3 15 2 17, 5 5 25, 5 6 30, 5 बार जाएगा तो 35 होगा, 35 ना कि 39। तो सी ऑप्शन इसका सही है। सी ऑप्शन इसका मेरे दोस्तों सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा यहाँ पर ये सवाल, ये जो गलत, सॉरी ये सवाल जो है दोस्तों, ये सवाल गलत है। सवाल इस प्रकार से है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। 25 है, 25 के बाद फिर माइनस, बड़े कोष्टक में दिया गया है 7 प्लस 7 का छोटे कोष्टक में 33 -4 गुणे 23, छोटा कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक भी बंद। इसको हल करना है। तो सबसे पहले इस वाले कोष्टक को हल करते हैं, छोटे कोष्टक को। तो 23 चौको 92, 33 में से 92 घटाएंगे भैया, तो 12 में से 3 गया तो क्या बचेगा 9, और 8 में से 3 गया तो 5,
12 में से 3 गया तो 9, 8 में से 3 गया तो 5, माइनस का ये हो गया कितना 59। 7 का गुना कर देंगे यहाँ पर, 7 का 7 9 63 के 3 हासिल का 6, 7 5 35, 35 और 6 कितना हो जाएगा तो 41 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 41। इसमें से 7 जोड़ेंगे प्लस 7 करेंगे तो घट जाएगा, तो 7 6 13 होता है, तो यहाँ पर 406 हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का यहाँ से यहाँ तक माइनस का 406 होगा और ये माइनस मिलके प्लस का 406 हो जाएगा, प्लस का 406। ये 25 इसमें जोड़ेंगे, 25 6 31 यानी 431 इसका आंसर बन जाएगा। 431 भैया बी ऑप्शन है। ठीक है, आइए इस सवाल को लगाते हैं, इस सवाल को हल करिए जल्दी से। वर्तमान में अमित और सुमित की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अमित की आयु 50 वर्ष की है। 6 साल बाद अमित का जो आयु है 50 वर्ष हो जाएगा भैया। तो 6 साल बाद 50 हुआ, तो इसका मतलब वर्तमान में आज कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 6 साल घटा दीजिए, यहाँ पर 44 साल हो जाएगा, 44 साल होगा। ठीक है, 44 साल। अभी यहाँ पर 4 कौन कौन है, अमित है और कौन है, सुमित है। 4:3 के अनुपात में है, 4:3 के अनुपात में। ये वर्तमान में अमित की जो आयु है वह कितना है, 44 वर्ष है वर्तमान में। कितना गुना है, तो यहाँ पर 11 गुना है। तो सुमित की वर्तमान आयु पूछा है, सुमित भी कितना गुना हो जाएगा, 11 गुना। तो 11 3 33, 33 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 33 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 35 होता है, प्लस इसका भी वर्गमूल निकालना है। 625 का कितना होता है, 25, यानी ये हो जाएगा 2.5। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वापस से 35 आएगा, तो यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस का 3.5 हो जाएगा और माइनस का 8। 2.5 और 3.5 कितना हो जाएगा, 6 हुआ 6। अरे 2.5 और 3.5 कितना हो जाएगा, 6। 8 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा और 2 घटा देंगे 35 में से, तो यहाँ पर प्लस का 33 आ जाएगा। तो 33 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला, इस सवाल को लगाइए। एक आदमी 3,30,000 रुपये में एक पुरानी कार खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 40,000 खर्चा कर देता है। 3,30,000 में खरीदा है, 40,000 खर्चा किया मरम्मत पर, तो टोटल इसका जो लागत है वो कितना पड़ेगा, 3,70,000। 3,70,000 उसका टोटल खर्चा हो गया, यानी इसका क्रय मूल्य आ गया। यदि वह इस कार पर 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो कितना में बेचेगा। अब भैया 15% लाभ पर बेचना चाहता है तो 115% पर बेच देगा, तो इसका निकाल देंगे 115%। तो 115/100 यहाँ से आप काटेंगे तो ये 2 जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएगा। तो 2 जीरो आएगा, ये तो ऑप्शन नहीं सही है, ये भी ऑप्शन नहीं सही, ये 2 ऑप्शन में फंस जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो अगर 37 का पहाड़ा जानते हैं तो 37 का पहाड़ा लगाइए, या फिर आप क्या करिए, सबसे बेहतर तरीका मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। सबसे जो बेहतर तरीका है वो है डिजिटल सम। तो डिजिटल सम लगा दीजिए यहाँ पर, 7 3 10, 10 का डिजिटल सम 1 गुना है ना, तो 5 1 6 1 7, 7 का गुना 1 में, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो इसका डिजिट सम कितना होगा, डिजिट सम यहाँ से कितना होगा, तो इसका डिजिट सम 7 होगा। अब इन दोनों में चेक करिए किसका डिजिट सम 7 है, तो 5 और 4 9 खत्म हो जाएगा, 5 3 8, इसका डिजिट सम 8 है, ये आंसर नहीं है। यहाँ पर आइए, 5 4 9 खत्म, 5 + 2 7, इसका डिजिट सम 7 है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत बोलिए। अगर आप 37 का गुणा 115 में करते हैं तब पर भी यही आता, लेकिन सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप डिजिट सम लगा लीजिए। ठीक, कैलकुलेशन से बचना है तो आपको ये सब तरीके आने चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुल मिलाकर आपने देखा कि टोटल हम लोग यहाँ पर 29 क्वेश्चन किए हैं
अब आप लोग हमें ये बताइए कि 29 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आप अपने मन से बना पाए हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जितने क्वेश्चन आपका बन पाया है आप लोग हमें अवश्य बताएंगे। और जिस प्रश्न में दिक्कत है दोस्तों तो उसको भी आप लोग कमेंट में लिखिएगा। बाकी आप लोग एक बार दोबारा देखेंगे तो हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब कल मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।